नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे जो अभी तक जो पूरा जो झपट्टे मारी और जिसको बोलते हैं वोट चोरी, टिकट चोरी, सीट चोरी का जो पूरा मामला बंगाल में चल रहा था, वो उनमें से एक झपट्टा जो है वो मध्य प्रदेश में भी हुआ है, जिसको लेकर खासी उत्सुकता जागी है, उसके बारे में लगातार लोग बात हो रही है। और वो है मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस के नेता हैं, और उनका जो राज्यसभा का जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें कोई ऐसी जानकारी थी जो उन्होंने नहीं बताई अपने बारे में। वो जानकारी जो नहीं बताई, उसको लेकर भी अलग अलग तरह से सवाल हैं कि चुनाव आयोग ने बिना उनसे बात किए, बिना उनसे सफाई मांगे, बिना उसमें बदलाव करने की मियाद दिए हुए क्यों नहीं किया। और एक स्तर पर तो वो चुनाव आयोग की जोर ज़बरदस्ती समझी जा रही है, जिसको लेकर कल से काफ़ी सारा ड्रामा चलता रहा, भोपाल में भी और दिल्ली में भी। और साथ ही हमने यहाँ भी देखा कि उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी तरह से उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। तो राजेश, इसका आप भोपाल में हैं, तो आप क्या वहाँ पे क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में इस मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में? भाई भोपाल में तो कुछ नहीं हो रहा। भोपाल में तो हो चुका कल। मतलब मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन फॉर्म था वो कल रद्द किया जा चुका भोपाल में। मतलब एक झटके में कर दिया। तो 3-4 घंटे वहाँ विधानसभा में जो बनाया गया है निर्वाचन के लिए इंतजाम है। राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचन होता है इसका। राज्यसभा के लिए विधायक लोग वोट करते हैं। तो कल वहां भोपाल में विधानसभा में सब कुछ हो चुका और जाहिर है कि मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं उन्होंने चूंकि इलेक्शन कमीशन की सदारत में ही उसकी देखरेख में ही इलेक्शन होता है राज्यसभा का भी। तो ये मान के चलना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर जो विधानसभा का सेक्रेटरी होता है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है आमतौर पे निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात की ही होगी। मैं क्यों कह रहा हूं इसको, तो देखिए हम लोग ये तो देख ही रहे हैं कि 2014 के बाद से जो माने मोदी जी का खासकर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पहले भी रही है केंद्र में और राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी के बनस्पत अपन सीधे ये बात करते हैं कि मोदी जी का जब से निजाम चल रहा है और मतलब उन्होंने आज इत्तेफाक से वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है कुछ, मतलब सतत सरकार में रहने का या प्रधानमंत्री रहने का कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जब से ये निजाम आया है उस वहां मतलब उसमें तो एक थ्योरी चल रही है कि हमको हर हाल में वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। और अब तो वो जो कल जो जिस तरह से नामांकन रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का, उसके बाद लग रहा है कि सीटें भी चाहिए, मतलब कोई भी सीट हो, राज्यसभा की सीट भी चाहिए। मतलब उसके दो ही तरीके हैं कि एक तो खुद ही जो है वो आ जाए सामने वाला, जैसे कि वो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के मेंबर चले गए थे। आज जो है वो खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस की कोई राज्यसभा मेंबर है, शायद सुष्मिता देव, वो जो पुराने कांग्रेसी होते थे खुद भी कांग्रेस में, तो वो चली। हाँ, वो मतलब तृणमूल छोड़ करके अब बीजेपी के और एनडीए की शरण में। खैर, तो जब से ये निजाम आया है तब से मतलब हर हाल में इन केन फिरकारेन हमारे पास ही आना चाहिए, ये जो टेंडेंसी है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात, देखिए बंगाल का भी हाल में इलेक्शन हुआ, उसके बाद मतलब वहां क्या चल रहा है, अभी भी क्या चल रहा है कि 58-60 विधायक जो है 80 में से चले ही गए और 28 लोकसभा सांसदों में से 20 चले ही गए हैं। भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग हो रही है। तो ऐसे ही कल जो राज्यसभा का की कवायद शुरू हुई भोपाल में, 3 सीटों पे चुनाव होना है। जो विधानसभा में स्ट्रेंथ है दोनों दलों की, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो उस हिसाब से जो है दो कायदे से बीजेपी के खाते में जानी चाहिए थी और जाती ही।
और एक कांग्रेस के खाते में आती, जो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल चूंकि पूरा हुआ है तो उनकी जगह रिक्त हुई है, तो वो एक कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी ने जब तीसरा उम्मीदवार उतारा तो 2014 का, जैसा मैं कह रहा हूं कि बाद से जो चल रही है प्रैक्टिस, तो तीसरा उतारा ही इसलिए गया था कि उनको तीनों सीटें चाहिए। अब तीनों सीटों के लिए तरीके दो ही हैं इसके, वो तीनों सीटों को हासिल करने के, कि या तो जो है कि कांग्रेस में जो उनके विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करें, बीजेपी के पक्ष में जो है कुछ लोग वोट डाल दें, या फिर जो दूसरा तरीका यही है कि वो इस तरह का ही कोई लेकुना एक आ जाए और उसको रद्द करके और सीधे बाहर ही कर दिया जाए, फिर से ही दौड़ से ही बाहर कर दो आप। और बल्कि वो जो तीसरा कैंडिडेट है वो सबसे पहले मतलब निश्चिंत होकर के जीत जाए क्योंकि वो तो रद्द ही हो गया सामने वाले, तो वो मतलब तीसरा तो बल्ले बल्ले हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सेम इसी प्रकृति का केस, भाई राज्यसभा का चुनाव तो सारे राज्यों में जहां जहां सीटें खाली हुई है वहां हो रहा है, तो झारखंड में जो है वहां भी एक सीट खाली हुई है, या जितनी भी सीटें खाली हुई हैं तो वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पैक्ट है। बीजेपी के पास इतनी ताकत नहीं है कि उनको कोई सीट मिले वहां राज्यसभा में, लेकिन इसके बावजूद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो है एनडीए सपोर्ट कर रहा है वहां। वो परिमल नाथवाणी साहब पहले भी एमपी रहे हैं। तो इसी प्रकृति का नटराजन का जो केस है उसमें भी कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुछ आपत्तियां दर्ज की, और उन आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए वहां के निर्वाचन अधिकारी ने, उन आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए वहां के निर्वाचन अधिकारी ने नाथवाणी साहब का केस होल्ड पर रख दिया और उनको ये अवसर दिया कि आप जो है कल बुधवार तक जवाब दीजिए। इसी के बरक्स भोपाल में क्या किया निर्वाचन अधिकारी साहब ने कि आनंद फानन ने फैसला सुना दिया अपना कि साहब आपका नामांकन रिजेक्ट किया जाता है, खारिज किया जाता है। उधर देखिए होल्ड पर रखा जा रहा है। परिमल नाथवाणी इसमें मैं मुकेश अंबानी के संबंध में बताए जाते हैं, उनके मैंने क्यों कहा कि साहब इलेक्शन कमीशन से जाहिर है बात की होगी निर्वाचन अधिकारी महोदय ने, क्योंकि दोनों ही केसेस में, एक केस में देखिए आप रद्द हो रहा है क्योंकि यहां जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है मध्य प्रदेश के केस में, वो लाभार्थी कौन है? वो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है। और इसी के बरक्स वहां जो लाभार्थी है वो भी मतलब होल्ड पर रखने का लाभार्थी, वो भी जो है एनडीए का समर्थित व्यक्ति है। वहां लाभार्थी जो है वो होल्ड पे रखा है ना, क्योंकि होल्ड पे क्यों रखा है, एक ही नेचर का केस है। तो अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस यहाँ धरना कर रही है भोपाल में और वो कह रही है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल आपने देखा होगा कि वो जब ये हो गया, सब खारिज हो गया, तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन वो केसी वेणुगोपाल की सदारत में वहां जाता है इलेक्शन कमीशन, और उसकी गेट पर ही हुज्जत होती है, उनको मिलने की में बड़ी दिक्कत होती है। वो जब धरने की चेतावनी देते हैं वगैरह वगैरह, मतलब वो भूपेश बघेल एक एक्स चीफ मिनिस्टर है और वो सचिन पायलट डिप्टी सीएम राजस्थान है, ये सब उनको केसी वेणुगोपाल को बोलना पड़ा कि भैया यहाँ सब ऐसे ऐसे लोग आए, कोई हमको थोड़ी है कोई उचक्के। तो उसके बाद फिर जो है उनका कंसिडर किया गया और फिर उनको आश्वस्त किया गया कि बुधवार 12 बजे हम आपको सुनेंगे। खड़गे साहब ने चिट्ठी विट्ठी भी लिखी थी। अब 12 बजे हुए हो गए, करीब पौने 6 घंटे हो रहे हैं, है ना। और ये कहा था कि साहब हम आपको 2 बजे तक अपना फैसला बता देंगे। अब मेरा कहना इसमें यह है कि क्या फैसला बता देंगे? वो निर्वाचन अधिकारी महोदय ने बात करने के बाद ही उस पे जो है वो जो खारिज किया है उसको रिजेक्ट किया होगा। मतलब ये मान के चलना चाहिए कि वो अपनी तय इस तरह का फैसला ले। जबकि अब देखिए हड़बड़ाहट का लेवल देखिए, कल जो निर्वाचन अधिकारी साहब ने जो अपना एक आदेश जारी किया है या पूरा सूचित किया है जनता को, जनार्दन को और नुमाइंदों को,
उसमें जो है वो उसका उल्लेख किया है कि जो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो मामला है, जिसके आधार पे मतलब तेलंगाना का कोई मामला है, उसके आधार पे जो रिजेक्ट किया गया है, तो उसमें उन्होंने परिवाद शब्द होता है, इस्तिगासा, प्राइवेट कंप्लेंट, परिवाद की जगह लिख दिया है परिवार। जैसे उस संघ में जो है विचार परिवार एक शब्द चलता है, एक एक टर्म है संघ में, संघ परिवार। आरएसएस में। हाँ, नहीं, संघ परिवार, एक विचार परिवार, फलाना परिवार, तो वो वहां मतलब लोग अब लोग करें क्या, अब वो खारिज तो हो ही गया वो, मतलब तो अब लोग मजे ले रहे हैं कि साहब वो जो है मतलब परिवार आ ही गया उसमें। अब कैसे आ गया, जाहिर है कि वो टंकन त्रोटी वगैरह नहीं होगी, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो शिकायत, उसके बारे में अगर आप बता पाए कि वो क्या मामला क्या है मूल तौर पर, जिस जिस शिकायत के आधार पर ये फैसला किया गया। देखिए, जो जो पब्लिक डोमेन में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आपत्ति की, शिकायत की, वो ये है कुल मिला के केस के साथ उनके खिलाफ कोई एक कोर्ट में जो है केस लगाया गया था, और उस कोर्ट में लगाए गए केस के तहत इनको समन किया गया। ये चौथे नंबर की एक्यूज्ड है किसी एक केस में, अभियुक्त नंबर 4 है। मतलब एक दो ही तरीके होते हैं, या तो आप पुलिस एफआईआर करें, या आप कोर्ट में सीधे जाएं और इस्तिगासा लगाएं, प्राइवेट कंप्लेंट वहां पे आवेदन दें। तो वो कोर्ट ने जो है इनको एक नोटिस भेजा है, जो कि कांग्रेस कह रही है कि साहब कोई एफआईआर नहीं है, कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है। उनको कोर्ट का एक समन आया था, नोटिस आया था, जिसका उन्होंने जवाब दे दिया था। लेकिन वो भारतीय न्याय संहिता की कोई धारा है 223 करके, उसके तहत उन्होंने आपत्ति ली बीजेपी ने, कि वो जो है उसके तहत ही उनको जो है वो नोटिस समन किया था कोर्ट ने, और वो दर्ज है मामला, और इसीलिए जो है इनका खारिज किया जाना चाहिए। उसी पे विचार करते हुए वो खारिज कर दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि वो मामला जरूरी है कि मीनाक्षी नटराजन को मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में ही वो सक्रिय भी रही हैं मोटे तौर पे, पर इस वक्त वो तेलंगाना की कांग्रेस की एक प्रभारी की तरह है वहाँ पे। और वहाँ पर ये ऐसा कह रहे हैं कई सारे लोग, जो कि दिलचस्प मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, कि उनका और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इनके उनके उनके कार्रवाई के उनके खिलाफ भी उनके कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन रहे जिसको लेकर उनके बीच में नहीं जमती है। और बाद में कल एक कैलाश विजयवर्गीय का जो वीडियो था, जिसमें वो कह रहे थे कि ये जानकारी हमको किसने दी होगी, तो वो इशारा कर रहे हैं कि उनको तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से मिली। क्योंकि नहीं। तो इसमें दो पक्ष हैं, एक कि वो शिकायत कितनी गंभीर है, दूसरी कि वो शिकायत बीजेपी तक कैसे पहुंची, क्योंकि ये तो एक तो तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है। तीसरा ये कि जो वकील कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, मैं भी उनको भी सुन रहा था, सिंघवी साहब को, अभिषेक मनु सिंघवी को, तो वो भी कह रहे हैं कि ये तो कोई मामला बनता नहीं है। तो तीनों तरह से जब देखा जाए तो ये लगता है कि एक बिल्कुल इसको बोलते हैं ना कि ये एक फोर्स्ड मामला लगता है मीनाक्षी के खिलाफ। और दूसरा है कि तो एक तो मतलब अगर हम सिर्फ इसी बात पे सिर्फ विधायी तौर पे बात करें कि जहाँ पे ये मामला है कितना है। नहीं, विधायी तौर पे 2014 के बाद विधायी तौर पे, संसदीय तौर पे, और ये सब तौर वौर तो एक तरफ रखिए, और अपन जो हो रहा है सामने उस पर बात करें। देखिए, अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस इतनी प्राचीन पार्टी है, मतलब पुरानी पार्टी है, बरसों, मतलब बीजेपी ये कहती है, अभी भी कहती है कि इतने साल 70 साल राज किया। कोई मतलब कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं। तो पहला मुद्दा तो ये है कि ये अगर मान लीजिए कोर्ट ने भी समन किया था और वो कोई मुकदमा नहीं है, कोई एफआईआर नहीं, तो क्या इसकी इत्तला, इसकी सूचना या उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए? बहुत पुरानी पार्टी है, उनके पास वकील हैं, कानून के जानकार है, सब हैं। क्या दिक्कत थी अगर आप ये बता देते कि साहब हमको फला सन में, फला वक्त पे, फला तारीख को कोर्ट से एक नोटिस आया था इस केस में, बता देते। उन्होंने जो है, बीजेपी ने आपत्ति ली एक दूसरी के साथ, इन्होंने इनकम को लेकर के 2 फॉर्म भरने पड़ते। एक फॉर्म में जो है वो
इनकम का उसमें जो भी है हवाला दिया, दूसरे ने निरंक कर दिया उसको, निरंक, विरोधाभासी। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। जब आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला आमादा है, तो आपको फिर आमादा के लिहाज से, उस हिसाब से आपको भी अपना बर्ताव करना चाहिए। ठीक बात है ना? अब खारिज होने के बाद आप कहते रहिए कि वो बनता नहीं है, बनता नहीं है। दूसरा इसमें एक मतलब एक और समझिए, एक तो आपने बताया कि वो फुल इंचार्ज है, वहां की प्रभारी है संगठन की, तेलंगाना की। जी। और कांग्रेस में तो ये बड़ी पुरानी, मतलब वहां कांग्रेस है ही, मतलब वो तो एक आंदोलन से निकली पार्टी है, वहां ये खुलेआम चलता है, खुलाखिल फर्रुखाबादी है। तो वहां वो कैलाश विजयवर्गीय ने जैसा कहा भी कि कागज हमारे पास कहां से आ गए, तो वो तो चाहेंगे कि कांग्रेस में मतलब अगर 10 फीट का गड्ढा है तो वो 15 फीट का हो, 20 फीट का हो, तो वो ठीक है वो। लेकिन इसमें एक पक्ष और है जिसपे गौर करना चाहिए, जैसा कि पूरे देश में चल रहा है त्यागी जी, कि मतलब जैसे बंगाल का तो है ही है, इसके पहले भी खुद कांग्रेस के साथ जो हुआ है, जो सिंधिया चले गए, वो अशोक चौहान चले गए, फलाने चले गए, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई, 22 विधायक चले गए। तो सवाल एक इस बात का है कि साहब, ये जो कांग्रेस ने कल भोपाल से बेंगलुरु अपने विधायकों को ले जाने के लिए विशेष विमान का इंतजाम क्यों किया? अगर आपके विधायक पूरे इंटैक्ट हैं और विचारधारा से लेके और पार्टी की मर्यादा से, अनुशासन से बंधे हुए हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों थी? और जैसे मान लीजिए आपके 61 विधायक हैं या 63 है या जो भी विधायक हैं आपके, उसमें से वो 48 ही क्यों थे उसमें? अब ऐसे आइए आप, बाकी के विधायक क्या कर रहे थे? या उन पे आपको विश्वास था, इन पे विश्वास नहीं था? तो अब लोग क्या कह रहे हैं, इसका दूसरा पक्ष सुनिए कहानी। दूसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस को ये मालूम था कि हमारी इसमें हम एक्सपोज हो जाएगा, हमारा जो इंटरनल जो पूरा खोमचा है वो फिर जनता के सामने आ जाएगा। अभी जो बंगाल में चल रहा है, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर से वो स्थिति ना कहीं आ जाए, क्योंकि वो बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, बीजेपी ये कह रही थी कि हम तो 500% जीतेंगे, तीसरा उम्मीदवार हमारा, हमने उतारे इसीलिए। वो मोदी जी तो उतारते ही इसलिए हैं कि जीतने के लिए उतारते हैं। तो सवाल ये है कि पूरे विधायक क्यों नहीं बाहर भेजे जा रहे थे? और अगर आपके विधायक वाकई जो है आपके मतलब पार्टी की वेब पे चलने वाले थे या कांग्रेस की उम्मीदवार को ही वोट करने वाले थे, तो उनको बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? तो लोग ये कह रहे हैं चूंकि कांग्रेस खुद अंदर से आश्वस्त नहीं थी, इसलिए ये जो भी एक एक ये जो कृत्रिम ये जो किया गया है, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब इलेक्शन कमीशन ने जैसा मैंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी महोदय ने चुनाव आयोग से पूछ के ही किया होगा, ये मान के चलना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का हाई लेवल का डेलीगेशन मिल आया है, 6 घंटे हो गए हैं, कोई फैसला आया नहीं है। अब बात होने लगी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आप जाते रहिए और उसकी सुनवाई चलने दीजिए, अब चुनाव हो जाएगा और तीनों जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की, वो बीजेपी को मिल जाएंगी। बस इतनी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट इस समय बैडमिंटन खेल रहा है लंदन में, और जब वो लौटेगा तो जैसे वो पहले कह चुका कि अगली बार लड़ लेना, इस बार तुम वोट नहीं दे पाए तो अगली बार वोट दे देना, अगली बार लड़ लेना, अगली बार ऐसा कर लेना। इसमें ऐसी कौन सी बात है कि ये तो चलिए, तो लगा रहता है, कौन सा ऐसा टेक्निकल प्रेसिडेंसी के नाम पे 27 लाख वोट किसी किसी राज्य के होल्ड पे रख दिए गए हों, और उसमें से मतलब 3,000 लोगों का, 4,500 6,000 लोगों की अपील के वो ट्रिब्यूनल 19 जो है 6,000 लोगों का ले पाए हो फैसला। उसमें भी 1,700 फैसला लेने वाला जज जो है रिजाइन कर दे कि 1,700 का फैसला मैंने कर दिया, अब मेरे बस का नहीं है, नमस्कार, मैं निजी कारणों से इस्तीफा देता हूं। तो क्यों इसको इतना ज्यादा, भाई आप स्वीकार अंगीकार कर लीजिए आप इसको। और मोदी जी रिकॉर्ड बना ही चुके हैं, मतलब उनके 4350 कितने दिन हो ही गए हैं, मतलब तो क्या जरूरत है वहां पे बैठ के लोग अंताक्षरी कब खेल रहे हो वहां कांग्रेस के लोग? आधे लोग उसमें हंसी टट्टा कर रहे हैं,
आधे लोग चेहरा बनाए हुए हैं। हर आदमी के दिमाग में कोई गणित चल रहा है, हर आदमी का सोच रहा है कांग्रेस का कि भाई ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। अरे जो दिख रहा है उसको स्वीकार करो भाई कि वो रिजेक्ट हो गया है। अब वो मुकदमा नहीं बनता है, सेक्शन 223 है शायद, उसके तहत उन्होंने समन कर दिया। आप बता देते भाई, सिंपल सी बात है त्यागी जी, बता देना चाहिए था नहीं, कि साहब हमको ये है कि बता भी देते तो ऐसा, अब जब ये मामले जब जब इस तरह से हो ही रहा है एक तरह से, तो कुछ और ये नहीं होता तो क्या एग्जैक्टली होता? मतलब उसमें ऐसी कौन सी कुछ और नहीं कि भाई कुछ और, वही 14 लोग अगर आपकी क्रॉस वोटिंग कर देते फिर क्या होता। बिल्कुल। भाई आपको 58 मिलने चाहिए, 58 ना मिलकर आपको, तो इसके वरना इसके आप क्यों भेज रहे थे साहब? हम्म, क्यों भेज रहे थे? आप बताइए, आप क्यों भेजेंगे? आप तभी ना भेजेंगे हम्म। जब आपको मतलब ये डर है कि साहब इनको जो है खरीदा जा सकता है, इनका दाम लगा जा सकता है, इनसे कुछ फलाना किया जा सकता है, वरना क्यों? तो हम लोग जो देख रहे हैं देश में अब, जो दो तीन स्तर पर ये जिसको बोलते हैं कि आपका जो जिसको बोलते हैं कि जो जो बुनियादी चीज़ है, जो संविधान के हिसाब से जिसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है काम करवाना चुनाव आयोग का है। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, एक कि जो वोटर है वो खुद वो चुन रही है कि उसके हिसाब से कि हमारी सरकार के हिसाब से हमारा वोटर ये बनेगा ये नहीं बनेगा। तो एक स्तर पे तो हम वहां पर अपना अपने सहूलियत से चीजें, जब कोई जीत जाए, मतलब 41% वोट लेकर आई ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में, तो उसमें से भी जो 80-81 हैं उसमें से 60 लोग जो हैं वो एक तरफ उनकी अंतरात्मा उसके बाद जागती है और वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। और वो ममता बनर्जी से बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और दिखलाई। तो एक दो दूसरे स्तर पर ये हुआ कि जो लोग निर्वाचित हो भी गए जो बीजेपी के बाहर हैं तो वो बाद में आ जाएंगे। जैसे कि पंजाब में जो सरपंचों विधायकों बाकी लोगों ने जो मिलकर राज्यसभा के सदस्य चुने, वो जहां पे बीजेपी का वोट शेयर है ही नहीं, वहां के भी 7 राज्यसभा सदस्य उनके हो गए। ये वोट किसी का है, मिला किसी और के लिए था, और अब चला गया आम आदमी पार्टी से, वो बीजेपी में आ गया था, वो चड्ढा जिसका नाम है। फिर जो है ये तो जो निर्वाचित लोग हैं वो लोग आ गए। अब एक है जहां पे निर्वाचित होने वाले थे, ये मीनाक्षी का मामला जो है वो एक एक और लेयर है उसमें जो नया, कि जो जो निर्वाचित होने वाले हैं, जिनका निर्वाचित होना निश्चित है, उसको उसको भी हम इस तरह से इसको बोलते हैं कि मैनिपुलेट कर सकते हैं उस मामले को। तो ये लोकतंत्र का एक नया तरह से, ये ये लोकतंत्र का, इसको कह लीजिए आज के जमाने एआई स्वरूप है ये लोकतंत्र का। मतलब लोकतंत्र का और सत्ता का, मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी के बजाय या उससे ज्यादा सत्ता गए अपन, कि सत्ता जो है वो सत्ता में आ गए तो अब सत्ता में ही रहना है हर हाल में, और वो किसी भी तरह रहना, उसको छोड़ना नहीं है। में जो एक और वरना वरना अभी हम नैतिकता और अंतरात्मा की बात कर रहे थे, अंतरात्मा और इस तरह के शब्द, तो मतलब क्या कहा जाए। वरना तो देखिए, अगर नैतिकता की बात करें, हमने बंगाल का अभी जो देखा कि साहब 80 विधायक तृणमूल कांग्रेस की जीत के आए, या पहले भी हमने देखा, तो कायदा ये कहता है कि भाई वो जिस सिंबल पे जीत के आया है, जो चुनाव चिन्ह उसका रहा है, जिस चुनाव चिन्ह को देख के लोगों ने वोट किया है, ये उनके साथ घात है, उनके साथ गद्दारी गद्दारी है, गद्दारी बिल्कुल। धोखा है ये। भाई उन्होंने जिस चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाई है अपनी, कायदा ये कहता है कि आप पहले रिजाइन करिए, फिर आप उस पार्टी में जाइए जहां के लिए आप बलबला रहे हैं, जहां आपको अचानक दिखने लगा कि नहीं साहब, विकास तो यही करेगा, देश का उद्धार यही पार्टी करेगी, यही नेता जो है ठिकाने लगाएगा, आप इस्तीफा दीजिए ना। तो देखिए, आपकी जो हमारा लोकतंत्र है, इतना महान लोकतंत्र, इसकी चिंता, इसकी बात कोई नहीं करता है। भाई पार्लियामेंट में आप एक कानून बनाइए, विधेयक पास करिए, ये संशोधन लेके आइए कि अगर आप दल बदल करना चाहते हैं, आप 4 दिन पहले चुनाव हुआ राज्य विधानसभा का, लोकसभा का, और 4 दिन बाद आपकी आत्मा, अंतरात्मा मतलब
मतलब 3 रात सोए आप और चौथी जब सुबह उठे तो आपकी अंतरात्मा एक जाग गई कि नहीं साहब हम तो मतलब, तो तृणमूल कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी के अगर चुनाव चिन्ह पे आप जीते हैं और 3 दिन बाद आप दूसरे पार्टी में जा रहे हैं साहब, क्यों जा रहे हैं? तो अगर आप जाएंगे तो आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर आप जिस पार्टी में गए उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे आप चुनाव लड़िए, दोबारा मैंडेट लीजिए आप, क्योंकि आपको जिस पे जनादेश मिला है वो आप वहां आप नहीं है। बिल्कुल। तो ये कहता है ये होना चाहिए, लेकिन वही बात है, वही हम देख चुके हैं तो क्यों होगा ये? महाराष्ट्र में भी कि जहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, फिर उसके बाद शिवसेना के साथ ऐसा हुआ। तो ये अब लगातार जो है, ये हमारा अब नया नया नॉर्मल जो है राजनीति का, अब ये है कि आप चाहे वो वोट के स्तर पे हो, चाहे वो जीतने वालों के स्तर पे हो, चाहे जो जीतना जिसका तय है उसके स्तर पे हो, तो हर स्तर पे जब झपट्टा मारना होगा तो हम अपनी चाह के उसको मार सकते हैं। और इसलिए ये जो मामला है ये महत्वपूर्ण है। ये मामला इसलिए भी बाय द वे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तेलंगाना जो के मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका के बारे में भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं कि वो ये खबर जो है वहाँ तक आई कैसे और उसमें क्या भूमिका, क्योंकि उसके पहले मंच से नरेंद्र मोदी उनको कह चुके हैं कि आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करते, हमारी तरफ खुलेआम उनको ऑफर दे चुके हैं मंच पे ही, जिसमें वो बंदी संजय कुमार उनके साथ बैठे हुए थे, जो जो जिनका बेटा पॉक्सो में उसी समय आरोपित था और तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। और बंदी संजय कुमार और रेवंत रेड्डी इस मामला जबकि चल रहा था कंट्रोवर्सी में, तब वो हंस रहे थे मंच पे खड़े। इसलिए भी ये भी बात है कि मीनाक्षी के साथ कहाँ पर कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनके जो कर्ता धर्ता है वो क्या कर रहे हैं, और कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है, ये भी अपने आप में एक रेखांकित करने वाली बात है। और इसके सबके बीच में एक लोकतंत्र है भारत का जो बेचारा होता जा रहा है। और इसी बीच आज जो है जब देर शाम तक ये वीडियो आएगा तब तक जो है आप देख चुके होंगे बहुत सारे जो 12 साल होने के नेहरू के जो निर्वाचित सालों के आगे जाके जो उनके जो खुद अपना वो ड्रम बीटिंग चल रही है नरेंद्र मोदी की, कि वो उन्होंने भारत को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां पे कोई नहीं ले जा सकता था। और ये इसलिए सच है क्योंकि क्योंकि हम सब अपना लोकतंत्र को देखकर चाहें तो अपना सिर पीट सकते हैं। बहुत बहुत 32 अवार्ड मिले उनको, 32 32 अवार्ड मिले हैं, 32। जी। और वो 13 तारीख को फिर जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल 13 तारीख को फिर जा रहे हैं वो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दर्शकों आपका भी, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए। ये सवाल हैं जो इस हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रदेशों से, हिंदी प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, तो उनको उनके बारे में बात करना ज़रूरी है, उन सवालों को उठाना भी ज़रूरी है। जाहिर तौर पर आप देख ही रहे होंगे कि आपके मुख्यधारा के मीडिया चैनल इस बारे में क्या कर रहे हैं। और इसमें जो गौरव से ज़्यादा मेरे ख्याल से शर्म की बात ज़्यादा है, जिसको लेकर हमें ज़्यादा हमें संवेदनशील बने रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।